सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनमेश सिंह राजपूत और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी। तो करते हैं इसे शुरू। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर सबसे बेसिक वे में डिफाइन किया जाए तो हम कहेंगे इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे बेसिक वे में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसका एग्जांपल जैसे हम लोग बचपन में कर डालते थे कि स्केल लेके हम अपने बालों पे रब करते थे, उसके बाद स्मॉल पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करते थे। तो वो इसका एक एग्जांपल था। उससे होता यह था कि स्केल हमारी चार्ज हो जाती थी और जिसकी वजह से पेपर पीसेस को हम आसानी से अट्रैक्ट कर लेते थे। ऐसे ही इसके दो और एग्जाम्पल होते हैं। जब भी हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तब भी ये वही चीज़ करेगा। और ऐसा सेम इबोनाइट रॉड के साथ भी होगा जब हम उसे एक वूल क्लॉथ के साथ रब करेंगे। जस्ट सेम चीज़। तो हुआ क्या, चार्ज हो गया। तो इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरीके की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि चार्ज क्या होता है हमारा। तो चार्ज की डेफिनेशन हम देखते हैं। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर। किसी भी मैटर की, किसी मटेरियल की जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है वो चार्ज होती है, यानी उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी। अब इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। और चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, और इसे हम सी से डिनोट करते हैं। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और एसआई यूनिट को सी से डिनोट करते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब हम समझते हैं चार्ज हमारे कितने तरीके के होते हैं। तो चार्ज मेनली हमारा दो होता है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव, है ना। तो देखते हैं इसे। तो जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है प्रोटॉन, और जो भी हमारा निगेटिव चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। अब इस पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो होता है वो है +1.6 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज की यूनिट क्या थी? कूलॉम्ब। और इस पर भी जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहता है, बस साइन का डिफरेंस हो जाता है। ये हो जाता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। बस दोनों का मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम रहेगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस रहेगा इनमें। अब ये हो गया हमारा जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब इस चीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, Q = NE, उसके बारे में कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, Q = NE। तो ये चीज़ समझो कि हमारे नेचर में जो सबसे छोटा चार्ज फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है वो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है। यानी जो अभी हमने देखा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना था, अगर हम साइन इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अगर मैग्नीट्यूड देखें अभी। और इसे ही हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज डिफिनीशन देख लो, स्मॉलेस्ट चार्ज विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। तो ये फंडामेंटल चार्ज होता है जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है हमारे नेचर में। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे नेचर में जितने भी चार्ज एग्जिस्ट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। इंटीग्रल से यहाँ मतलब है इंटीजर, -1 से लेके जितने माइनस में आते हैं, 0 प्लस के जितने भी साइड हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होगा उसका। यानी इनके कहने का मतलब है Q = NE। अब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है कि चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट in
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो इनके कहने का मतलब यही था और यहीं से आया हमारा फॉर्मूला Q इक्वल्स टू एन ई। ये कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है इतना, बस इतना याद रखना Q इक्वल्स टू एन ई होता है फॉर्मूला। ये कहाँ से आया ये बताना था, तो इसलिए मैंने इतना सब बताया। और यहाँ पर देख लो, Q रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, कोई भी चार्ज हो सकता है। N रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E रिप्रेजेंट करता है हमारा इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक काफ़ी कॉमन सा सवाल होता है कि अगर हमें 1 कूलम को डिफाइन करना है तो वो कैसे करेंगे। पूछा जाता है डिफाइन 1 कूलम। तो ऐसे एक फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर हमारे K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अब ये फॉर्मूला तो वैसे आपको 12th में पढ़ना है, पर यहीं से हम 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं, यहीं से किया जाता है। अगर सारी चीज़ें यहाँ पर 1 रख दिया जाए, K कांस्टेंट है उसे छोड़ के इस तरफ में, तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू K की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। ये 1 1 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं निकला। और फोर्स हमारी हमेशा न्यूटन में होती है। तो 1 कूलम कैन बी defined as quantity of charge which exerts a force of 9 into 10⁹ Newton on equal charge placed at a distance of 1 मीटर फ्रॉम इट। ठीक, यहाँ पर हमारा Q1 Q2 चार्ज है अलग अलग, R हमारा डिस्टेंस है, F फोर्स है, K कांस्टेंट है। तो अगर हम सबकी वैल्यू Q1 Q2 और R की वैल्यू 1 रखते हैं तो बचता है ये। और इसी से हमने डिफाइन किया कि 1 कूलम कैन बी डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹ ऑन एन इक्वल चार्ज, यानी 1 1 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। बस, तो ये था हमारा 1 कूलम की डेफिनेशन और ये हो गया हमारा चार्ज। अब हम समझते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो जब भी हम किसी चार्ज को एक इन्फिनिटी पे, कोई पॉइंट होता है इन्फिनिटी यानी काफ़ी दूर से, किसी एक डिफाइंड पॉइंट पे लेके आते हैं, तो उसे लाने में जो भी हमें वर्क करना पड़ता है वही होती है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके डिफिनीशन लिखें तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज from infinity to a point is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, और ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। पर वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ दोनों पॉइंट्स हमारे डिसाइडेड होते हैं, पर यहाँ एक ही पॉइंट डिसाइड होता है, एक पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है, यानी काफ़ी दूर होता है। तो हम उससे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो जब भी हम किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो उससे मूव करने में जो भी वर्क हमें करना पड़ता है या फिर वर्क डन होता है, वही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू
another is called पोटेंशियल V से, और इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में। ये थी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है पोटेंशियल डिफरेंस का, V = W/Q। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, और ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ में आता है न्यूमेरिकल्स लगाने में पोटेंशियल डिफरेंस के। अब यहीं से हम डिफाइन करेंगे कि 1 वोल्ट क्या होता है। देखते हैं उसे। V = W/Q। तो अगर हम W और Q को 1 और 1 रख दें तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 वोल्ट को हम डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज from 1 point to another, then potential between the points is said to be 1 वोल्ट। ये थी हमारी 1 वोल्ट की डेफिनेशन। अब देखो कैसे आया। इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक। और पोटेंशियल डिफरेंस में हमारा डिफाइन रहता है कि पॉइंट्स फिक्स रहते हैं फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट बिटवीन दोज पॉइंट्स। बस ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कैसे करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पेपर ऐसे। ये होता है वोल्ट मीटर। एक बना देते हैं इसका प्लस टर्मिनल, एक बना देते हैं इसका माइनस टर्मिनल। तो एक रजिस्टर या फिर कोई कंडक्टर है जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये हमारा कंडक्टर। और अगर हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट है, इसे हम आगे समझेंगे। और एक और चीज़ ये कहा जाता है कि जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है इसे हम ओम्स लॉ में समझेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एन कंडक्टर और वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। या फिर हम ऐसे कहें कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, ठीक। करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, और इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ये होती है इसकी एसआई यूनिट। और इसका भी एक फॉर्मूला होता है I = Q/T।
एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी होता है, इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी आगे न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। और अब इसी फॉर्मूले से हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को। I इक्वल्स टू Q बाई टी। अगर Q और T को हम 1 रखते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1, और हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को, एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू क्रॉस section of a conductor for 1 second, then electric current flowing through it is said to be 1 एम्पियर। ये था हमारा 1 एम्पियर की डेफिनेशन, यानी कि हम Q को 1 रखते हैं और T को 1 रखते हैं। 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन यानी वायर से किसी एक एरिया से पर्टिकुलर फॉर 1 सेकेंड, देन करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ये हमारा 1 एम्पियर। और अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि करंट जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज हमारे किसी दो पॉइंट्स के बीच में कंडक्टर्स में फ्लो करते कैसे हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट में हमारी एक और चीज़ की, इलेक्ट्रिक करंट अगर हमें किसी चीज़ का मेज़र करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए जैसे हमने कंडक्टर एक लगा डाला, अब इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस आता है जिसे हम कहते हैं एमीटर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पे ऐसे, एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल, एक इसका निगेटिव टर्मिनल। तो एमीटर को हम किसी भी कंडक्टर के साथ सीरीज़ में लगा देते हैं और उससे हम जो है उसका करंट मेज़र करते हैं उसकी मदद से। तो सीरीज़ का कॉन्सेप्ट आगे कहा ही मैंने कि आगे समझेंगे। और सीरीज़ में से और ये भी कहा जाता है कि आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ओम्स लॉ में समझेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब हम समझते हैं कि चार्जेस आखिर हमारे फ्लो कैसे करते हैं। तो हमारा सवाल है हाउ चार्ज फ्लो। तो देखो, चार्ज तो हमारे कंडक्टर में पहले से रहता है, पर होता क्या है, जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज हमारे हाई पोटेंशियल एंड से लो पोटेंशियल एंड की तरफ बढ़ते रहते हैं। यानी और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल हमारा हाई पोटेंशियल पे होता है और निगेटिव टर्मिनल हमारा लो पोटेंशियल पे होता है। और ये बात साफ है कि अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और एक बॉल यहाँ रखी है और एक बॉल यहाँ रखी है, तो कौन सी बॉल मूव करेगी? ये वाली, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे है। सेम चीज़ यहाँ है। तो पॉजिटिव का हाई पोटेंशियल होता है और निगेटिव का लो पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से हमारे चार्ज इधर से इधर फ्लो करते हैं, ठीक है। पर इसमें भी एक झोल है। ये कॉन्सेप्ट तब का है जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तब सिर्फ यही जाना जाता था कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। पर जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो साइंटिस्ट को पता चला कि जो रियल करंट होता है वो तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं है, वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा माइनस से प्लस की तरफ मूव करते हैं। ये होता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का डायरेक्शन। तो फिर उसके बाद उन्होंने दोनों कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया और दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे हैं। कन्वेंशनली हम मानते हैं कि करंट हमारा फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, जो कि पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से निगेटिव एंड ऑफ बैटरी की तरफ होता है। पर रियल में हमारा जो करंट है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ा तगड़ा डाउट आता है कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, जब उसमें चार्जेस पहले से ही प्रेजेंट होते हैं तो वो बिना स्विच ऑन किए वो चलते क्यों नहीं हैं?
जैसे कि ये बल्ब है, अगर हम इसका स्विच नहीं ऑन करते हैं तो ये ग्लो क्यों नहीं करता है? क्योंकि जबकि चार्जेस तो इसमें पहले से ही प्रेजेंट है, तो क्यों नहीं ग्लो करता है? क्या होता है उसके पीछे का रीज़न? तो रीज़न देखो सिंपल सा ये है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, ये सही बात है, पर वो इतने रैंडम मोशन में होते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसा, कोई ऐसा, कोई ऐसा, कोई ऐसा, कोई ऐसा, तो इतने ज़्यादा रैंडम मोशन में होते हैं कि वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जा पाते हैं। पर जैसे ही हम इसके एंड्स पे बैटरी अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, इसे एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, तो जिसकी वजह से इनका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो का वो सेम हो जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में भागने लगते हैं, और जब एक डायरेक्शन में चलते हैं तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और हमारा बल्ब ग्लो करने लगता है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। और इसीलिए जब तक हम स्विच ऑन नहीं करते हैं या फिर किसी एक अप्लायंस को या अप्लायंस को हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं, तब तक उसमें कोई भी मूवमेंट हमें नहीं दिखता है। यही सिंपल सा रीज़न है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम डिफाइन करें तो ये ऐसा होगा, इट इज़ अ continuous conducting path consisting wire resistances and a switch connected between two terminals of a बैटरी। ये हो जाता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन, यानी कि हमारे रेजिस्टेंसेस होता है, रेजिस्टेंस यानी जो कि करंट ले, है ना, और वायर होते हैं, एक स्विच होता है, और एट द एंड एक बैटरी होती है, और ऐसे बनता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। बस ये था। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इसे देखते हैं। तो सबसे पहला तो होता है हमारा वायर। वायर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर दो वायर आपस में टच कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एक पॉइंट बना देते हैं। अगर दो वायर हमारे आपस में टच नहीं कर रहे हैं तो उसे हम कुछ ऐसे बना देंगे। उसके बाद हमारा आता है एमीटर, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। ये है हमारा वोल्ट मीटर, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। और ये है हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस होता है जिससे हम करंट मेज़र करते हैं, पर ये जो है सिर्फ स्मॉल करंट को ही मेज़र कर पाता है, इसलिए हमें एमीटर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है हमारा रेजिस्टेंस, या फिर हम इसे कहते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस। और ये उसके बाद एक है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं, इसलिए हम इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। या फिर इसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, तो इसे हम रिहोस्टेट भी कहते हैं। जब आप लैब जाओगे तो इसे देखोगे। और ये होता हमारा बल्ब का सिंबल। ठीक है, अब बढ़िया सी चीज़ आ रही है, ये है हमारा स्विच। ये
इसे हम ऐसे भी करेंगे। ये हो गया स्विच। अब देखो हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में अगर स्विच हम कहते हैं क्लोज्ड, तो उसका मतलब होता है हमने स्विच ऑफ कर दिया है, जो भी अप्लायंस चल रहा था वो बंद हो चुका है, अब वो ऑपरेट नहीं कर रहा है। पर इसमें जो है स्विच क्लोज का उल्टा मतलब होता है। जो स्विच इज क्लोज का मतलब अब अप्लायंस जो है काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसे हम नॉर्मल स्विच से नहीं कंपेयर करते हैं, उसका स्विच अलग होता है। जब हम ऐसे प्रेस करते हैं तो क्लोज हो जाता है और तब सर्किट कंप्लीट हो जाता है और तब जो है हमारा अप्लायंस वर्क करने लगता है, कुछ ऐसा। स्विच इज क्लोज का मतलब दोनों एंड्स जुड़ चुके हैं, ओपन का मतलब दोनों एंड्स खुल गए हैं, इससे समझना। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। ये है क्लोज्ड स्विच और ये है ओपन स्विच, ठीक है। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। अब आखिरी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का, उसे देख लेते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। आर substance through which electricity can flow। और वही इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। which through which electricity cannot flow। वो होते हैं हमारे इंसुलेटर्स। अब इसके पीछे सिंपल सा रीज़न होता है। जो कंडक्टर्स होते हैं हमारे, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? जैसे एक न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास कई सारे एटम्स होते हैं। तो कंडक्टर्स के पास कुछ ऐसा होता है कि एक एटम न्यूक्लियस के फोर्स से काफ़ी दूर रहता है, जिससे उस पर न्यूक्लियस का फोर्स उतने अच्छे से एक्ट नहीं कर पाता, तो वो एक तरीके से फ्री हो सकता है, उसके पास ये पावर रहती है। तो कंडक्टर्स के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। कैसे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इंसुलेटर्स के पास यही चीज़ नहीं होती है। जब हम वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है, जिसकी वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दौड़ना शुरू करते हैं और करंट जनरेट होता है। और जब इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं तो करंट जनरेट होने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंप्रूवमेंट्स जो मैं कर सकता हूँ वो मुझे ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में ओम्स लॉ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।